वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में जो फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट आता है इसमें एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। एडिशन कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। और इस चैप्टर के जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट आता है इसमें एडिशन, या इसी को बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो या तो एडिशन कंपाउंड्स या फिर इसी को बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, अपन इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो एडिशन मतलब जो एडिशन से बनते हैं, मतलब जो एडिशन से बनते हैं कि अगर आप दो या दो से ज्यादा सिंपल सोल्ट को आपस में ऐड कर दें, उसके बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसी नए कंपाउंड को बोलते हैं अपन एडिशन कंपाउंड। कि अगर आप दो या दो से ज्यादा सिंपल सोल्ट को आपस में ऐड कर दें, उसके बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसी नए कंपाउंड को बोलते हैं अपन एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अपने पास मान लो दो सॉल्ट है, एक सॉल्ट मान लो अपने पास ए है और एक सॉल्ट मान लो अपने पास बी है। ए भी सॉल्ट है, बी भी सॉल्ट है। सॉल्ट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो ए भी सॉलिड फॉर्म में, बी भी साथ में सॉलिड फॉर्म में है। अब जैसे अब अगर आप इनको हीट करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप इनको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ए वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, बी भी वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों सॉल्ट को इतना हीट करो ताकि वेपर फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये ए बी वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, बी भी वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे वेपर्स। तो ये बनेंगे वेपर्स। अब ये वाले जो वेपर्स बनेगी इनकी कर लो कलेक्शन, इनको कर लो कलेक्ट। इसके बाद इसकी कर दो कूलिंग, कूलिंग के बाद बनते होते हैं क्रिस्टल, कूलिंग के बाद बनने स्टार्ट हो जाएंगे क्रिस्टल। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं यही क्या होते हैं, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ से जो क्रिस्टल बनते हैं यही क्या होते हैं, एडिशन, या इन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोल देते हैं, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में जो सब्सटेंस बनेगा उसी पाउडर फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल। और जो ये वाले क्रिस्टल बनेंगे इन्हीं को बोलते हैं आप एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा सिंपल सोल्ट को आपस में ऐड करते हैं, उसके बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसी नए कंपाउंड को बोलते हैं अपन एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो अपने पास दो सोल्ट है, एक सोल्ट ए है, एक सोल्ट बी है। इनको इतना हीट करो ताकि सीधा ये वेपर फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज होने स्टार्ट हो जाए। जो वेपर्स बनेंगे इनकी कर लो कलेक्शन, उसके बाद कर दो कूलिंग, कर दो कूलिंग के बाद बनने स्टार्ट हो जाएंगे क्रिस्टल। और जो क्रिस्टल बनेंगे वही क्या होते हैं, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं। तो ये इस चैप्टर की फर्स्ट फॉर्म है कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते क्या हैं। इसके बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। कि एडिशन कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये चैप्टर का नेम भी है। और सेकंड इसकी जो टाइप होती है, सेकंड आती है इसमें डबल सॉल्ट। तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स की एडिशन कंपाउंड्स का आप कितने टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप्स के। तो इसमें जो टाइप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो टाइप सेकंड आती है, सेकंड आता है इसमें डबल सॉल्ट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो चैप्टर का नेम भी है, तो इसको पढ़ेंगे अपन डिटेल में। तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स के होते हैं दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट इसकी जो टाइप आती है, फर्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसकी जो सेकंड टाइप होती है, सेकंड आता है इसमें डबल सॉल्ट, सेकंड आता है इसमें डबल सॉल्ट। तो ये इसके दो टाइप्स हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये तो चैप्टर का नेम भी है, मतलब इसको तो पढ़ेंगे अपन डिटेल में। बाकी बचेगा डबल सॉल्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। तो डबल सॉल्ट को आप ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, इनको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, अगर आप इनको डिफाइन करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, मतलब मेटल होता है उसका ऊपर रखते हैं सेंटर में, इसलिए आप उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। बेसिकली मेटल ऐसा नहीं है कि मेटल एक ही होगा, मेटल एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं बता रहा हूँ थोड़ा
तो इसमें क्या होता है कि एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और मेटल ऑफ आकार रखते होते हैं सेंटर में। तो ये मान लो एम मतलब कोई भी मेटल है, और ये वाला जो मेटल है ये काफी सारे लिगेंड से अटैच होता है। एल मतलब लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स क्या होते हैं ये भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। तो एल मान लो लिगेंड्स है, और इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स और जो मेटल है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस तरह से जो एरो वाला बॉन्ड होता है इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये भी कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब जिसमें एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, तो ये वाला सेंट्रल मेटल एटम है जिसको आपने रखा हुआ है सेंटर में। तो ये वाला मेटल है, ये मेटल है, और इसके साथ अटैच होते हैं लिगेंड। जैसे ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये भी क्या लिगेंड है। तो इसमें जो एम आ रहा है, इसमें जो एम आ रहा है, एम इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें जो एम अपने लिखा हुआ है सेंटर में, तो इसमें जो एम आ रहा है, एम मतलब सेंट्रल मेटल एटम। तो एम इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। और इसमें जो एल आ रहा है, एल इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिगेंड। एल इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, और जो मेटल होता है वो काफी सारे लिगेंड से अटैच होता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से जो ये वाला एरो वाला बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट, बट शेयर करते हैं दोनों एटम, ताकि दोनों का ऑक्टेट या डुप्लेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बाकी ये +1 का कंसेप्ट है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल और जो लिगेंड में बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। जैसे मान लो अगर आप इसके एग्जांपल देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें एग्जांपल देखें, जैसे मान लो एक कंपाउंड होता है, निकल का एक कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल। निकल का कंपाउंड है NiCO4। ये मेटल, और ये होता है लिगेंड होता है। वो लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसके पास लोन पेयर होता है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले भी लिगेंड होते हैं, इनको आगे इनकी टाइप में डिस्कस करेंगे किसकी जो टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो होते हैं इसके पास बेसिकली लोन पेयर होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तो मेटल हो जाएगा, तो मेटल आप कहाँ रखेंगे, सेंटर में, तो निकल आएगा सेंटर में। बाकी सीओ कितने आ रहे हैं, 4। तो एक सीओ, और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको मैं अरेंज करूंगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसमें जो निकल है, निकल इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, और जो सीओ है ये किसका काम करेगा, एज ए लिगेंड। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मेटल अटैच होता है लिगेंड से, और मेटल और लिगेंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये चैप्टर की फर्स्ट टर्म है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये तो इनकी डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। मतलब जिस ब्रांच में केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसी ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप किसकी स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और वो जो ब्रांच बनती है उसी ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो ये बेसिकली एक ब्रांच हो जाएगी केमिस्ट्री की। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जैसे आप इसका ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आप स्टडी जिस ब्रांच के अंडर करते हैं उसी ब्रांच को आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसी ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल देते हैं।
और इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्प्लेक्स आयन की, कॉम्प्लेक्स आयन का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्प्लेक्स आयन की, कॉम्प्लेक्स आयन का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे इसमें चेक करना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आयन की, यहाँ पे बात हो रही है आयन की, बात हो रही है। आयन मतलब ऊपर चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें आयन, आयन में क्या आएगा, चार्ज आएगा, चार्ज होना मस्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चेक करते हैं, इसमें जैसे मान लो Fe आयरन, Cn लिगेंड है, कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और ऊपर मान लो चार्ज मेंशन कर दिया अपन ने 4-। अब यहाँ पे चेक करना, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज मेंशन किया हुआ है 4-, मतलब ये क्या है, आयन है। और ये कौन सा आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मेंशन कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये भी है, क्योंकि इसमें ये मेटल Fe क्या होता है, मेटल, Cn क्या होता है, लिगेंड, मतलब मेटल के जस्ट बाद जो भी लिखा आएगा वो हमेशा लिगेंड होगा। तो ये मेटल, ये लिगेंड, मेटल भी है लिगेंड भी है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है, बट यहाँ पे साथ में ऊपर क्या आ रहा है, इसमें चार्ज भी आ रहा है, तो ये फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन भी है, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। या जैसे मान लो अगर आप इस कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे मान लो ये कॉपर NH3 6, अब यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बने, तो ये वाला भी क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज मेंशन किया हुआ है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये साथ में कॉम्प्लेक्स आयन भी है, क्योंकि ये चेक करना, कॉपर क्या होता है, ये मेटल, इसको अपन कहाँ रखेंगे, सेंटर में, तो ये फिर बनेगा सेंट्रल मेटल एटम। NH3 लिगेंड है, मेटल के जस्ट बाद जो भी लिखा आएगा वो हमेशा क्या होगा, इस चैप्टर में लिगेंड होगा। ऊपर चार्ज गिवन है, तो चार्ज गिवन है, तो ये फिर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन भी बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और अगर आप इस कंपाउंड की बात करते हैं, अगर आप इस कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे मान लो NiCO4, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो ये चार्ज वाला, इसके ऊपर कोई चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी मेटल प्रेजेंट है, मेटल तो प्रेजेंट है, साथ में क्या है, लिगेंड भी मेंशन किया हुआ है, बट ऊपर चार्ज क्यों नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर नहीं आएगा, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, साथ में कॉम्प्लेक्स आयन भी है, क्योंकि चार्ज मेंशन किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स आयन भी है, क्योंकि चार्ज मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये जो था कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं। इसके फर्दर होते हैं 3 टाइप। इसमें जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के। फर्स्ट पढ़ेंगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड पढ़ेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स, और थर्ड पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब जैसा इनका नेम है वैसा आप इनको डिफाइन करेंगे, जैसा इनका नेम है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन, इनको मतलब डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। तो इसमें जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 टाइप्स के होते हैं। और इसमें जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है इसमें कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब जैसा इसका नेम है वैसे उसकी डेफिनेशन बनेगी, तो नेम के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कटायनिक बात हो रही है। कटायनिक मतलब बात हो रही है कटायन की, और कटायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कॉम्प्लेक्स का नेम है उसके अकॉर्डिंग किसकी बनेगी डेफिनेशन। कटायनिक मतलब बात हो रही है कटायन की, और कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन, कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नेट पॉजिटिव चार्ज, कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नेट पॉजिटिव चार्ज। नेट मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, नेट मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी ऊपर। तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं अपन कटायनिक कॉम्प्लेक्स। और इसमें एग्जांपल में क्या अपन क्या लिखेंगे, अभी लिखा था वो भी आपको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कॉपर, उसके बाद NH3 कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और इसके ऊपर कितना चार्ज मेंशन है, +2 चार्ज मेंशन है। अब यहाँ पे चेक करना इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये फिर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, ये फिर क्या बनेगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कटायनिक मतलब बात हो रही है कटायन की, और कटायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नेट पॉजिटिव चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसका बोलते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स।
तो चार्ज के बेस पे है। सेकंड आता है इसमें अनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें अनायनिक कॉम्प्लेक्स की अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब अनायनिक मतलब किसकी बात हो रही है, अनायन की बात हो रही है, और अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं आप अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या आएगा कि कॉम्प्लेक्स which contain net negative charge, complex which contain net negative चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको बोलते हैं अपन अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड होता है ये वाला, जैसे FeCN6, और यहाँ पे मान लो चार्ज मेंशन है 4-। अब इसमें यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे चार्ज इसमें चेक करना, चार्ज यहाँ पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये फिर क्या बनेगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये फिर किसके अंडर आएगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो थर्ड आता है टाइप, थर्ड इसमें जो टाइप आती है, थर्ड आता है इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो थर्ड आता है इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अब न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जो बिल्कुल फ्री हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो चार्ज। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो चार्ज, कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका एग्जांपल देखें, जैसे मान लो ये निकल मेटल है, कार्बोनिल लिगेंड्स है, और ये टोटल 4 आ रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर कोई भी चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसका बोलते हैं अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये इसके टाइप्स हैं कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो अभी तक पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद डबल सॉर्ट अभी आगे आएगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें कटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड आता है इसमें अनायनिक कॉम्प्लेक्स, थर्ड आता है इसमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये चार्ज के बेस पे क्लासिफिकेशन है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो फिर किसके अंडर आएगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो फिर उसको आप फिर क्या बोलेंगे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा तो वो फिर किसके अंडर आएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा आता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये तो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो एडिशन कंपाउंड की सेकंड टाइप पढ़ी थी, सेकंड टाइप पढ़ी थी डबल सॉल्ट, कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। अगर अपन डबल सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा देखें कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कि डबल सॉल्ट अब इसमें नेम से ही आइडिया मिल रहा है। डबल सॉल्ट मतलब जिसमें 2 सॉल्ट होते हैं, कि अगर आप डबल सॉल्ट के बारे में स्टडी करें कि डबल सॉल्ट मतलब जिसमें 2 सॉल्ट होते हैं, इसमें फिक्स है, इसमें 2 ही सॉल्ट आएंगे, 2 से ज्यादा सॉल्ट इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसके नेम में वर्ड क्या आ रहा है, डबल। तो डबल मतलब 2, मतलब जिसमें 2 सॉल्ट होते हैं। मतलब अगर आप 2 सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं इक्वल रेशो में, तो डबल सॉल्ट में रेशो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रेशो रहेगा, इसमें रेशो चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें जो सेकंड टाइप आती है, तो फर्स्ट टाइप पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड आता है इसमें डबल सॉल्ट, कि डबल सॉल्ट क्या होता है। सेकंड आता है इसमें डबल सॉल्ट। तो डबल मतलब जिसमें 2 सॉल्ट होते हैं, कि अगर आप 2 सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं इक्वल रेशो में, तो इसमें रेशो इक्वल रहेगा, दोनों सॉल्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर मान लो, जैसे मान लो अपने पास एक कॉमन सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने पास मान लो एक सॉल्ट मान लो ए है, एक सॉल्ट मान लो अपने पास बी है, तो वहां से क्या बना देगा, ये ए बी बनाएगा। अब अपन यहाँ पे चेक करना, ए बी का अपने कितना मोल यूज किया हुआ है, 1 मोल यूज किया है, बी का भी कितना मोल यूज किया हुआ है, 1 मोल यूज किया हुआ है। तो इसमें रेशो क्या आ रहा है, इक्वल रेशो आ रहा है, तो 1:1 आ रहा है। तो इसमें रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कि अगर आप 2 सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं इक्वल रेशो में, तो इसमें रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसके बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसी नए कंपाउंड को बोलते हैं अपन डबल सॉल्ट। तो इसमें रेशो इक्वल रहेगा, इसमें रेशो चेंज नहीं होगा, इसमें रेशो इक्वल रहेगा। तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप इसका आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कि व्हेन 2 सिंपल सॉल्ट
when two simple salts are mixed with each other in equal ratio, each other in equal ratio, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन इक्वल रेशियो, तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसी नए कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, डबल सॉल्ट। तो इसमें जो रेशियो है, रेशियो इसमें क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें रेशियो क्या अपने को रखना है, इक्वल रखना है। जैसे एक कंपाउंड होता है, सुना होगा फिटकरी, उसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम में दो सॉल्ट होते हैं, ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ, कि डबल सॉल्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्स्ट आता है इसमें पोटेशियम, कि पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम को बोलते हैं फिटकरी बोल देते हैं, पोटेश एलम। इसका अगर आप देखें फॉर्मूला, की पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होता है पोटेशियम का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं पोटेशियम, फिटकरी बोलते हैं इसको। तो ये पोटेशियम का फॉर्मूला है, ये वाला। अब इसमें चेक करना, दो सॉल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से दो सॉल्ट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है साथ में, एक तो इसमें कौन सा आ रहा है, पोटेशियम सल्फेट, एक साथ में कौन सा आ रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसका पोटेशियम सल्फेट का अपने कितना मोल यूज किया हुआ है, 1 मोल, तो इसका अपने सिर्फ 1 मोल यूज किया है। एल्यूमिनियम सल्फेट का भी कितना मोल यूज किया हुआ है, 1 मोल। तो रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दो सॉल्ट है, और जब आप दो सॉल्ट को इक्वल रेशियो में मिक्स करते हैं, उसके बाद जो नया कंपाउंड बनता है, उसी नए कंपाउंड का क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोल देते हैं। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। जैसे एक सॉल्ट होता है मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट भी डबल सॉल्ट होता है। मोर सॉल्ट भी किसके अंडर आएगा, डबल सॉल्ट के अंडर आएगा, मोर सॉल्ट। और मोर सॉल्ट का अगर आप देखें फॉर्मूला, FeSO4 अमोनियम सल्फेट साथ में वाटर मॉलिक्यूल, इसमें भी दो सॉल्ट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है इसमें फेरस सल्फेट, तो ये फेरस सल्फेट, ये फर्स्ट सॉल्ट, और ये अमोनियम सल्फेट सेकेंड सॉल्ट है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं फेरस सल्फेट के, 1 मोल। अमोनियम सल्फेट के मोल्स कितने आ रहे हैं, 1 मोल आ रहे हैं। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। फिर से दो सॉल्ट अपने क्या कर दिया, अपने ऐड कर दिए, रेशियो क्या आ रहा है इसमें, इक्वल आ रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बनेगा, डबल सॉल्ट का, कि अगर आप दो सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं इक्वल रेशियो में, उसके बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसी नए कंपाउंड को बोलते हैं अपन डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट है, सॉल्ट है ये डबल सॉल्ट है, ये भी क्या है, डबल सॉल्ट है। और सॉल्ट में होते हैं सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये कंपाउंड्स कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसको डालते वाटर में, अगर आप इसको डालते वाटर में, जैसे मान लो पोटेशियम है, मान लो अपने पास पोटेशियम है, अगर आप इसको डालते वाटर में, अपन इसको वाटर में ऐड कर दिया, इसको अपने डाल दिया वाटर में, ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, पोटेशियम आयन, प्लस में साथ में यहां से क्या बनेगा, सल्फेट आयन। क्योंकि ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड है। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उनको वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अब यहां से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +3 आयन, और प्लस में साथ में क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। मतलब अगर आप डबल सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर में ये स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये कि वाटर में ये स्टेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है। क्योंकि अगर आप इसको वाटर में नहीं, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करते तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, तो ये रहेगा इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। बट अगर अपन इसको डाल दिया वाटर में तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आयंस में ये फिर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये वाटर में स्टेबल नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है। बट अगर आप उसके बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आप एग्जांपल यूज करते हैं तो ये क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है। क्योंकि अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। विदाउट वाटर, मतलब वाटर में डालने से पहले ये इस फॉर्म में था, और अगर अपन इसको जैसे वाटर में डाल दिया इसकी फॉर्म क्या होगी, चेंज होगी। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जैसा पहले था वैसा बाद में ये नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा इस फॉर्म में वाटर में डालने से पहले, और वाटर में डालने के बाद ये मिलेगा इस फॉर्म में। तो फॉर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब इसने जैसे अपन इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डाल दिया, तो इसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, लॉस कर दी। और अगर अपन उसका एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आगे डिफरेंस भी आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट भी है।
तो अगर आप हम एक एग्जांपल और यूज करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो 2 सॉल्ट हैं, जैसे मान लो KCN, फर्दर इसमें ऐड कर दो FeCN2, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। अब रेशियो यहाँ पे चेक करना, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, इसका अपने कितना मोल यूज किया हुआ है 4 मोल, इसका कितना मोल यूज किए 1 मोल। दो सॉल्ट को आपस में अपन ऐड कर दिए, बट रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये डबल सॉल्ट नहीं बनेगा, तो ये फिर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। तो यहां से इसका आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 KCN और साथ में कौन सा आएगा FeCN2, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा लिखें, इसको आप ऐसा भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें चेक करना पोटेशियम टोटल कितने आ रहे हैं 4, तो यहाँ पे लिख दो K4, उसके बाद Fe मेटल आ रही है, तो ये Fe, ये लिखा अपन Fe, CN4 यहां से 2 यहां से, टोटल CN कितने हो जाएंगे 6, तो ये बनेगा 6 बनेगा। तो ये मतलब ये और ये दोनों सेम है, लिखने का वे चेंज हो गया। तो ये दोनों किससे बनेंगे, इन दोनों से, ये दोनों भी किससे बनेगा, इन दोनों से। मतलब जब आप दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों का मीनिंग सेम है, लिखने का वे चेंज हो रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया मेटल, और ये फिर क्या आ गया लिगेंड आ गया। बट इसमें चेक करना, दो सॉल्ट इसमें भी आपस में अपने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बट यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ पे इसके अपने कितने मोल्स यूज किए हैं, यहाँ पे अपन इसके मोल्स यूज किए 4, और यहाँ पे अपन इसका कितना मोल यूज किया है 1 मोल यूज किया है, तो यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। और जब रेशियो इक्वल नहीं होता, उसके बाद जो नया कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करना, इसमें चेक करना, इसमें अगर आप इसको डालते हैं वाटर में, अगर आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि पहले वाला कटायन होता है, मतलब ये वाली जो ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है, चाहे वो राइट साइड आ रहा है चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इस एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इनको भी पढ़ेंगे कि काउंटर आयंस क्या होते हैं। अभी ये बेसिक सा बता रहा हूं मैं, ये चैप्टर धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये फर्स्ट पार्ट, और ये कौन सा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट। पहले वाला हमेशा कटायन होता है, बाद वाला हमेशा क्या होता है, अनायन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि पहले वाला हमेशा कटायन होता है, बाद वाला हमेशा क्या होता है, अनायन होता है। अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, पोटेशियम आयन बनेंगे, तो ये बनेगा पहले वाला कटायन, बाद वाला क्या बनेगा, सारा अनायन। तो यहाँ से क्या बनेगा, FeCN6, पहले वाला कटायन बाद वाला अनायन। अब ये कन्फर्म है, ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। अब कितना माइनस आएगा, चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, कितने पोटेशियम सारे 4, तो 4 पोटेशियम पे कितना चार्ज आएगा, +4, तो बैलेंस के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस आएगा। और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मेटल, ये लिगेंड, ऊपर चार्ज भी आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन भी है। और अगर आप इस कंपाउंड को फर्दर अगर आप वाटर में ऐड करते हैं, अगर आप इस कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं, तो अब ये चेक करना है कि क्या ये वाटर में डालने के बाद ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। क्योंकि ये वाला एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मेटल, ये लिगेंड, और मेटल और लिगेंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके टाइप होता है, कोवलेंट बॉन्ड के टाइप होता है, मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड है। और अगर आप कोवलेंट कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो ये फिर फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, तो ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, मतलब ये एज इट इज ऐसा ही मिलेगा। तो ये बाद में भी कैसा मिलेगा, ऐसा ही रहेगा। ये FeCN6 और ऊपर कितना चार्ज आएगा, 4 माइनस। मतलब अगर आप इसको वाटर में डाल देते हैं, तो अगर आप इसको वाटर में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये Fe+2 या साथ में Cn- इसमें ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। वाटर में डालने से पहले ये इस फॉर्म में था, और बाद में भी ये किस फॉर्म में मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये वाटर में भी स्टेबल है, विदाउट वाटर तो ये स्टेबल है ही। इसका मतलब ये है कि वाटर में भी ये क्या है, स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर अपन इसका वाटर में डाल दिया तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डबल सॉल्ट का एग्जांपल देखा था, ये वाला एग्जांपल, अगर अपन इसको वाटर में डाला था तो ये आयंस में क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। आयंस में ये फिर क्या हो रहे थे, डिसोसिएट हो रहे थे। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो ये क्या होता है कि सिर्फ मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है, क्योंकि अगर आप इसका वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे।
ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल है और ये वाटर में भी स्टेबल है, ये दोनों में स्टेबल होते हैं क्योंकि ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होते, तो ये दोनों में स्टेबल होते हैं। तो ये था डबल सॉल्ट के बारे में कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंस आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और जो डबल सॉल्ट होते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अब डिफरेंस में जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट बनेगा डेफिनेशन। तो जब भी डिफरेंस लिखना स्टार्ट करो डेफिनेशन से स्टार्ट किया करो, तो फर्स्ट डिफरेंस बनेगा डेफिनेशन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस का जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो फिर क्या बनेगा, डेफिनेशन ही बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में भी स्टेबल होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल है ही। अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट भी नहीं होगा, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। तो इसमें नेक्स्ट अगर आप इसको लिखे डिफरेंस, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। तो यहाँ लिखेंगे अपन डबल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या बोल दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और अगर आप देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस कि दोनों में फर्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट डिफरेंस को बनेगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अपन पढ़ ली दोनों की, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन कर देंगे, इसके डेफिनेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस बनेगा डेफिनेशन। सेकंड डिफरेंस बनेगा इसमें, ये स्टेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में, कि दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। मतलब ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो ये आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं और ये वाटर में भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर आप इसको वाटर में डालते हैं तो क्या ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट होगा, नहीं होगा। तो ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल है और ये वाटर में भी स्टेबल है, कि दे एग्जिस्ट इन बोथ, दैट इज किस किस में, इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये वाटर में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आप डबल सॉल्ट को अगर आप वाटर में डालते हैं तो आयंस में क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, मतलब ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं। इट डिसोसिएट into ions, on dissolving in water, और ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। ये इसका थर्ड पॉइंट बनेगा कि इट डू नॉट डिसोसिएट into ions on dissolving in water। तो अगर आप इसका वाटर में डालते हैं तो ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए ये मतलब वाटर में भी स्टेबल है और ये सॉलिड फॉर्म में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर ये आयंस में डिसोसिएट होगा तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। मतलब जैसे ये पहला था वैसा ये बाद में नहीं रहेगा, बट ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। जैसा पहले था वैसा क्या मिलेगा, बाद में भी ये मिलेगा। तो इसका अगर आप देखें फोर्थ पॉइंट, कि दोनों में फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या बनना चाहिए, तो फोर्थ इसमें जो डिफरेंस बनेगा, फोर्थ डिफरेंस क्या बन जाएगा, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। बट ये लॉस नहीं करेगा, इट डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। जैसा ये पहले था वैसा ये वाटर में डालने के बाद भी मिलेगा। और इसमें एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो, डबल सॉल्ट में कौन सा बॉन्ड होता था, आयनिक बॉन्ड, मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये वाले कौन से कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पढ़ा था इसके डेफिनेशन में, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये भी डिफरेंस बनेगा। तो डबल सॉल्ट में तो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड होता है, और इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। तो यह था एक बेसिक आइडिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और डबल सॉल्ट क्या होते हैं, और उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद जो आगे का पार्ट आता है, किस चैप्टर में आप कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये वो स्टडी करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।